Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4. Continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. In last class, we did numerical based on current carrying straight conductor. Today, we will emphasize on current carrying circular coil. And थोड़ा हम straight line को भी add कर लेंगे उसमें. So, अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये डेरिवेशन एक्चुअल में हमने ऑलरेडी किया हुआ है बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड. कहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना? वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल and the circular coil which is making 90 degree in the sense half of semi circular coil in that way you can say. Then we will take a part of circular coil which is making angle theta at the center. Okay, so क्या कंडीशन है, कैसे सॉल्व करना है, उन चीजों पे हम फोकस करेंगे. तो जो सबसे पहला पॉइंट होता, सो आई विल डू दैट डेरिवेशन अगेन विदाउट डेरिवेशन वी कांट गो अहेड. सो अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है आपको. फर्स्ट विल टेक द स्मॉल एलिमेंट. जो पहला टास्क है क्योंकि हम बाय और सम लॉ यूज करके इस कंडीशन को सिंपलीफाई करेंगे. यू विल टेक द स्मॉल एलिमेंट. हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे डीएल. ओके, तो दूसरा टास्क क्या होता है कि आपको एलिमेंट के सेंटर से यू हैव टू ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन. ठीक है, टिल द पॉइंट ऑफ स्टडी. तो हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल. तो हमने यहां तक ड्रॉ किया. देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी हैव टू टेक एंगल. एंगल कहां पे लेना आपको एंगल लेना है एलिमेंट और जो इमेजिनरी लाइन है उसके बीच का. तो व्हाट इज द एंगल? एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री. गॉट इट? सो ये टास्क है. यही टास्क हम लोग दूसरे वाले में भी करेंगे. सेकेंड वाले में भी आप क्या लोगे? यू विल टेक अ इमेजिनरी दिस यू कैन से स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट. दिस करंट एलिमेंट का वैल्यू डीएल हो गया. करेक्ट. एज आई सेड, फ्रॉम द एलिमेंट यू हैव टू ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन टू द पॉइंट ऑफ स्टडी. और एलिमेंट और इसके बीच का स्टडी जब करेंगे तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. सेम कंडीशन हम लेते हैं इस केस में भी, विच इज द हाफ ऑफ सेमी सर्कुलर दिस कॉइल. इस केस में भी अगर आप लोगे तो आपने लिया स्मॉल एलिमेंट. करेक्ट. द वैल्यू इज व्हाट? डीएल. अब वापस से सेम क्राइटेरिया आपने क्या किया, यहां से एक सेंटर ऑफ एलिमेंट से यू आर ड्रॉइंग अ लाइन टू द सेंटर ऑफ दिस कॉइल या दिस कर्व, दिस कर्वेचर. सो यहां पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा. इज दैट क्लियर? अभी जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाले पॉइंट में, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है. यहां पे भी आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो. ठीक है, स्मॉल एलिमेंट विल बी डीएल. करेक्ट. और क्या करना, वहां पे भी आपको सेंटर से, इस एलिमेंट के सेंटर से यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन टू द सेंटर ऑफ दिस या टू द पॉइंट ऑफ स्टडी. ये हो गया 90 डिग्री. इन ऑल केसेस इट्स 90 डिग्री. जस्ट आई वांट टू से कि इसमें जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, इन ऑल केस यू टेक द करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमारे लिए कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी और हम एक ही फॉर्मेट में फिर फॉलो करेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो बहुत सिंपल सा टास्क है. क्या करना है आपको, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करना है उस डायरेक्शन में थंब लेना, राइट हैंड थंब ओनली, इफ यू रिमेंबर. लाइक अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो व्हाट शुड वी डू, हम थंब को उस डायरेक्शन में लेंगे. अब मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालना है, मान लो ए पे निकालना है या बी पे निकालना है, वो पॉइंट आपको डिसाइड करना है. फॉर एग्जांपल इफ आपको टेक एट ए, तो करंट इज गोइंग डाउन. तो जहां पे निकालना है फिंगर्स को उस साइड में आप क्या करोगे, स्ट्रेच कर दोगे. तो ये पाम किधर फेस कर रहा है, तो मार्कर को आप ऐसे होल्ड करो. फॉर एग्जांपल पाम ऐसे मैंने किया है पाम को, तो ये डायरेक्शन होगा पाम का. इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, पाम का डायरेक्शन दिस, तो मार्कर जिधर इंडिकेट करेगा वो का डायरेक्शन ऑफ पाम. तो आपने फिंगर्स को ऐसे किया हुआ, यू स्ट्रेच योर दिस फिंगर, द थंब को यू आर टेकिंग इट डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. और फिर आपने क्या किया, फिंगर्स को एक ही तरफ कर दो, तो ये इस डायरेक्शन में. अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब बी के लिए ले रहे हो तो बी के लिए क्या क्राइटेरिया, इफ यू आर टेकिंग फॉर द बी, तो करंट इज गोइंग डाउन. करेक्ट. और आप बी की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे, तो अब उसके हिसाब से अगर आप लेते हो तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड. तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड्स. क्लियर. एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड्स. सो दिस थिंग्स वी हैव डन जस्ट टू रिलेट विद दिस टॉपिक. आई एम रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट अगेन. अब हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होता है कि अगर हमने यहां पे कंसीडर किया तो व्हाट इज द क्राइटेरिया. सो इस पॉइंट पे अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, करंट इज गोइंग लाइक दिस. करेक्ट. इस कंडीशन में भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा, इस केस में भी ऐसे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब इसके हिसाब से जब आप मैग्नेटिक फील्ड लेने की कोशिश करते हो, इफ द करंट इज गोइंग लाइक दैट एंड यू आर ट्राइंग टू टेक द मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें पॉइंट ओ पे निकालना. तो डीएल की तरफ होकर के आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हैंड को आप फिंगर्स को स्ट्रेच करते हो, ओपन करते हो, तो योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड.
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, हमने ये भी लिया होगी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जो बी हमको मिलेगा ना वो कहां पे मिलेगा, आउटवर्ड्स मिलेगा। ठीक है, ये समझने के लिए पॉइंट है। सेम थिंग यहाँ पे होगा, करंट डायरेक्शन वही है। अब इस केस में भी सेम क्राइटेरिया होगा कि यहाँ पे अगर एलिमेंट आप या यहाँ पे भी स्ट्रेच करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, सेम थिंग इन दिस केस आल्सो। तो आई हैव टेकन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, तो एक ही डायरेक्शन में सारी चीजें कवर हो जाए। तो अब होता क्या है कि अगर मैंने बायोट-सावर्ट लॉ लिया, इफ आई एम टेकिंग द बायोट-सावर्ट लॉ, सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ क्या क्राइटेरिया है, सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, ये डेरिवेशन मैंने किया है लेकिन फिर भी एक बार इसको कर ले रहे हैं। तो ये dB इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्लियर। ये हो गया IDL साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर, करेक्ट। देन यू राइट सिंस व्हाट, थीटा का वैल्यू हमको पता है। सो एक्सेप्ट द लास्ट कंडीशन, ये लास्ट कंडीशन को नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब तक तो ये तीन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। या एक्सेप्ट द लास्ट कंडीशन का, लास्ट कंडीशन में भी वही एप्लीकेबल होगा, अभी तक तो उसको भी आप कंसिडर कर लो। तो थीटा का वैल्यू इन ऑल केसेस क्या है, 90 है, तो थीटा इज 90 डिग्री, विच मीन साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 इज व्हाट, 1। वेरी सिंपल। अब हम ये वैल्यूज को लिख लेते हैं, तो क्या होगा, ये dB हो जाएगा, देन क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड व्हाट IDL अपॉन व्हाट r स्क्वायर, गॉट इट। ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू अप टिल नाउ। तो इसका मतलब क्या होता है ना, दिस इज व्हाट इज द dB, dB is the small magnetic field because the small current carrying element, this is the small current carrying element, इस small current carrying element की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो हमको सेंटर पे चाहिए, तो वो सेंटर पे मिल रहा है, यहाँ को आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा, जो भी होगा डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको मैग्नेटिक फील्ड O पे मिला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड O पे होगा इस कॉइल की वजह से भी। अगर इसके लिए डिस्कस करते तो O पे इक्वेशन वैसे ही मिलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों कंडीशन के लिए सेम क्राइटेरिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, सभी केसेस में जो भी स्मॉल एलिमेंट है, इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड O पे मिल गया, इस डीएल का एलिमेंट यहां पे मिल गया, उस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पे मिल गया, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या बोल रहे हैं, टू गेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑब्टेन करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट इन द सेंस नाउ यू कीप एडिंग ऑल द डीएल एलिमेंट एंड सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन पॉइंट है ऑल के लिए, टू गेट टोटल B। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है, तो ये टोटल B के लिए क्या बोल रहे हैं, टोटल B कब मिलेगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे dB को, इसको इंटीग्रेट किया आपने। तो अभी इंटीग्रेशन है dB का वैल्यू क्या है, dB का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये I है, dl है अपॉन r स्क्वायर। यहां पे टर्म जो ना वेरिएबल है वो क्या है, dl इज ओनली वेरिएबल टर्म, है ना, ये है जो चेंज हो सकता है ना, dl की वैल्यू जितने आपको लेनी है, और इसी को आप कीप एडिंग कंडीशन में पुट कर सकते हो। तो हम सिर्फ dl को इंटीग्रेट कर पाएंगे, बाकी वैल्यूज क्या होगा, कांस्टेंट है, तो दैट विल कम आउटसाइड। तो हमने क्या किया, म्यू नॉट को बाहर ले लिया हमने, 4 पाई को वी हैव टेकन आउटसाइड, देन I को वी हैव टेकन आउटसाइड, r स्क्वायर को वी हैव टेकन आउटसाइड, विच क्वांटिटी को वी हैव टू इंटीग्रेट, हम इंटीग्रेट करेंगे यहां पे dl को। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हो dl को, तो dl की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द dl, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर इक्वेशन नंबर 2 यू कैन सी ये इंटीग्रेशन dl, ये इंटीग्रेशन dl क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इंटीग्रेशन dl मींस व्हाट, कि जो dl एलिमेंट है, लाइक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल लाइक ना, बट राइट नाउ फॉर दिस वन, कि अगर आप dl को ऐसे ऐड करो ना, इफ यू कीप एडिंग dl एलिमेंट, सो फाइनली व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ये इस सर्कल का सर्कमफेरेंस फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो dl इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई r, द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, करेक्ट। अब अगर मान लो dl मैंने वैल्यू इसके लिए फाइंड आउट किया, देन व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, ये कंप्लीट सर्कल है, इट्स हाफ ऑफ दैट वन, तो ये इंस्टेड ऑफ 2 पाई r, इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस का वैल्यू इट विल बी पाई r। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, द थर्ड वन के लिए क्या होगा, इट्स हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का पाई r है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई r बाय 2, गॉट इट। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट वाले में जो dl का इंटीग्रेशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क फॉर अस राइट नाउ। मैं उस पॉइंट पे आता हूं थोड़ी देर के बाद, पहले ये तीन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी dl का वैल्यू यू गॉट इन ऑल थ्री केसेस, सो दिस इज b, करेक्ट। सो b इज इक्वल टू व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, म्यू नॉट है हमारे पास अपॉन 4 पाई है हमारे पास, क्लियर, देन I इज देयर एंड अपॉन r स्क्वायर देयर, एंड विच वैल्यू आर गोइंग टू पुट, हमको वैल्यू पुट करना है dl का, हमने dl की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये dl का वैल्यू क्या होगा, 2 पाई r हो गया, करेक्ट, इस केस में। तो ये r एंड r विल कैंसिल आउट,
This pi will cancel with this pi, 2 will cancel with this one. So finally what are we getting? We are getting B is equal to mu naught I upon 2R. So if you know the current flowing through the circular coil and you know the radius of circular coil, you can get the magnetic field at the center of this circular coil. And formula is mu naught I upon 2R. हमने ये डेरिवेशन लास्ट क्लास में किया हुआ था कि जब ये सेमी होगा ना तो उसका हाफ हो जाएगा, तो हम डिराइव करके देख लेते, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया तो क्या करोगे. ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट में, बिकॉज यू नो फॉर द कंप्लीट सर्कल बट सेमी सर्कल का पूछा तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अगेन सेम पेराइटेड आप देख लो, ये आपने फर्स्ट का फाइंड होगा. सेकंड वाले में क्या होगा, यहां पे सिर्फ ना डीएल की वैल्यू चेंज करते हैं, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम. तो बी विल रिमेन बी, दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वी आर हैविंग this I upon R square, but at place of integration dl what are we going to put? We are going to put pi r. तो हमने यहाँ पे लिख दिया pi r, and what will happen? This r will cancel with this r, pi will cancel with this pi, and finally what are we getting? We are getting mu naught I upon what? 4r. तो if you notice it very clearly, you can see ना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेमी सर्कुलर का, it's what? mu naught I upon 2r and half of that one. Correct? अब आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट में. लास्ट मतलब थर्ड वाला पार्ट. थर्ड पार्ट में व्हाट इज हैपनिंग फॉर द थर्ड पार्ट? सो थर्ड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इट्स अगेन वेरी सिंपल. B इज इक्वल टू व्हाट? B इज इक्वल टू वी आर गेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. I will remain there, R square will remain there. And what's the value for this dl integration? So it's pi r upon 2. So pi will cancel with this pi, r will cancel with this r. So finally what happens? तो B is equal to, अगर वैसे देखना तो हाफ हो गया. It's mu naught I. Now this half को I have taken separately. Mu naught I upon 4R. So it's what? Half of what? Semicircular. Correct. अब अगर multiply हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? Mu naught I upon 8R. Got it? So it's not that complicated. It's very easy. ये तीनों डेरिवेशन मैंने ना इसलिए वापस कराया है because I was supposed to do for this one. मुझे ये डेरिवेशन आपको बताना था, इसका फॉर्मूला बताना. That's why I have done the remaining 3. तो अब अगर ये वाला पार्ट होगा तो क्या होगा? तो मैं ये पर्टिकुलर पार्ट को रब कर देता हूं बिकॉज आई होप यू अंडरस्टूड. ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने लास्ट क्लास में किया हुआ था बट थोड़ा सा हमारा रिविजन हो गया. हमने ये डिराइव नहीं किया था बट राइट नाउ वी डिड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हो रहा है. अब इस केस में होगा तो क्या होगा? तो इस केस में अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पता होना चाहिए. करेक्ट. सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हो ना, व्हाट इज गिवन इन द डायग्राम, तो डायग्राम में व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन कि ये जो इसका जो पाथ है, मतलब कंडक्टर का जो लेंथ होगा, ये डीएल है. तो डीएल इज नथिंग बट द आर्क यू कैन से. तो ये जो आर्क है ना, ये यहां पे एंगल थीटा है उसका सबटेटेड. सो दिस एंगल थीटा इज फॉर्मिंग द आर्क एल. तो मतलब अगर मैं डीएल को ऐड करता हूं तो आई विल गेट द लेंथ एल. गॉट इट? सो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया है डीएल को, एंड व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग एल. बट देयर इज अ लिटिल इशू. व्हाट इज द इशू? इशू ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एंगल. एंगल इज इक्वल टू व्हाट? आर्क अपॉन दिस रेडियस. क्लियर? तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई करके देखो तो यहां पे एंगल की वैल्यू क्या है? थीटा. ये 90 अलग है और ये एंगल अलग है. करेक्ट ना? तो एंगल थीटा हो गया. अब आर की वैल्यू क्या ले लिया हमने? आर की वैल्यू ले लिया हमने एल. और फिर उसके बाद रेडियस क्या है? उसकी वैल्यू है स्मॉल आर. फॉर नाउ एल विल बी थीटा इनटू आर. करेक्ट. अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इनटू आर. एंड यू टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ विल सी, अगर यहां पे पुट कर दे इक्वेशन नंबर 3 को, यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2. सो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट डू वी गेट? सो विल गेट मैग्नेटिक फील्ड एज व्हाट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I upon R square into what's the integration of dl in this case? It's theta into R. So this R will cancel with this R1. So finally what's the formula for magnetic field? तो हमें magnetic field मिलता है B is equal to, we are getting mu naught this capital R into theta upon what? 4 pi R. Got it? So यहां पे ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर आप एंगल देखते हो तो ये जो एंगल जो थीटा होता है ना, ये एंगल जो होगा आपका डिग्री में नहीं होगा, रेडियन में. सो द एंगल इन रेडियन, एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन. ठीक है, ये रेडियन के टर्म में होगा. अच्छा, रेडियन का मतलब क्या होगा? रेडियन के टर्म में मतलब क्या होगा ना? इन टर्म्स ऑफ पाई. मतलब आपको इसको पाई के टर्म में बताना. सो इन टर्म्स ऑफ पाई. अब इस चीजों को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लेते हैं हम
कि मान लो कि ना पाई का वैल्यू क्या होगा, तो कभी भी होता है ना कि अगर मान लो थीटा का वैल्यू आपको डिग्री में दिया ना, सो ये थीटा है, इसकी वैल्यू है थीटा डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, कोई वैल्यू है। अब ये थीटा की वैल्यू को मुझे रेडियन में लेना, तो मुझे क्या करना है, ये जो थीटा डिग्री है इसको क्या करना, पाई बाय 180 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर कि अगर ये थीटा की वैल्यू को मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कभी कभी ना इस चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे मैं आपको वैल्यू है, थीटा का वैल्यू आपको दिया है x, ये डिग्री है, तो अब मुझे क्या करना है, तो क्या होगा x डिग्री इंटू पाई बाय व्हाट 180, क्लियर। अब उसको हमने एक वैल्यूज के टर्म में ले लेते हैं, विल टेक द वैल्यूज एंड विल सी कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। हम ना वही एंगल लेते हैं जो हमें ना यूज करना पड़ेगा बाद में। जैसे ये पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा 360, ये इसका क्या होगा एंगल 180, इसका एंगल होगा 90, तो उन्हीं को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो मान लो अगर एंगल 360 डिग्री है, ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये 360 होगा इंटू पाई बाय क्या होगा, आपने लिया है 180, करेक्ट, कैंसिलेशन का वैल्यू कितना होगा 2 पाई, तो ये कन्वर्ट होकर कितने में आ जाएगा, 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली यू टेक फॉर द 180 डिग्री, 180 डिग्री मींस इसके लिए, तो 180 डिग्री में क्या होगा 180 इंटू क्या आपने पाई बाय 180, क्लियर, ये कैंसिलेशन, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, पाई हो जाएगा। अब 90 डिग्री का देख लेते हैं। अभी ये क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हमें वो वैल्यूज मिलता भी है कि नहीं मिलता है। सो वी आर टेकिंग 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना हो गया 2, ये कितनी वैल्यू जाएगी पाई बाय 2, ठीक है। अब इन चीजों को ना हम इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि अब तो हमको इतना पता चल गया ना कि सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सेमी सर्कुलर के लिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, और ये जो है हाफ ऑफ सेमी सर्कुलर के लिए कितना होगा। तो वी विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन दिस फॉर्मूला, विल सी कि वो मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपको एक हो जाएगा कि आपने वेरीफाई भी कर लिया कि क्या है, और प्लस आप एक नया कॉन्सेप्ट भी लर्न कर लेते हो उसके साथ में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बी, ठीक है। अच्छा, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, कॉइल के लिए अगर मैं ना थीटा की वैल्यू ले रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू क्या है 360, करेक्ट ना, जो आगे जाके कितना हो रहा है 360 इंटू पाई बाय 180, करेक्ट, कैंसिल वाला वैल्यू कितना होता है 2 पाई था। तो थीटा की जगह डायरेक्टली आप वो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा बी का वैल्यू क्या होगा, बी इज इक्वल टू हमको मिला म्यू नॉट मिला है, आई मिला है, अपॉन क्या है 4 पाई आर है। हमने थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट कर दिया, थीटा की जगह पे, थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 2 पाई, कैंसिलेशन 2। तो यू कैन चेक इन योर फॉर्मूला कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल पे ट्राई कर लोगे। तो यहां पे भी देख लो ना कि अगर ये वैल्यू मान लो कि अगर इस केस में मैंने लिया पाई होता, अगर ये पाई होता तो पाई कैंसिल होगा, पाई से तो क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर होगा। और अगर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में ले लो, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया पाई बाय 2, चलो ठीक है मैं करके दिखा देता हूं, ये सेमी सर्कुलर के लिए, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। सो म्यू नॉट आई होगा अपॉन क्या है 4 पाई आर है, करेक्ट। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर थीटा, सेमी सर्कुलर के लिए थीटा का वैल्यू क्या पाई है ना, एक्चुअल में ये थीटा डिग्री में, करेक्ट, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया रेडियन में, तो थीटा का वैल्यू रेडियन में पुट कर दिया पाई, तो पाई विल कैंसिल विद पाई। एंड व्हाट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब अगर मान लो थर्ड वाले के लिए अगर अप्लाई करो, थर्ड वाले के लिए, तो व्हाट्स द वैल्यू फॉर थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन फॉर थर्ड वन पाई बाय 2 है ना 90, ये वाले डायग्राम के लिए ठीक होगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा ये 4 पाई आर है। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर थीटा, इट्स पाई बाय आर, तो पाई विल कैंसिल विद पाई, सॉरी पाई बाय 2, मैं आर ले रहा हूं पाई बाय 2, सो ये क्या होगा पाई विल कैंसिल विद पाई, सो फाइनली व्हाट विल यू गेट म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा ये 8 आर। तो मतलब जो भी हमने फॉर्मूला पे डिराइव किए थे ये उनको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है या उनको फुलफिल कर रहा है। तो ये एक हमारा नया फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, जहां पे थीटा क्या होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ पाई। I hope you people understand these particular parts. These are some questions which we have to basically solve on the basis of whatever derivation we have done, और वो कॉन्सेप्ट यूज करना है और उनके फॉर्मूले यूज करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक जस्ट मेंशन कर देता हूं कि आपको इतना तो पता होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर क्या है कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा। सेमी सर्कुलर वगैरह होगा तो उसका 4 आर हो जाएगा, और उसका भी हाफ होगा तो 8 आर होगा, दैट इज फाइन। और जनरल फॉर्मूला जब भी ना आपको क्या है कि सेमी सर्कुलर है या कैसा है वो पता नहीं है आपको, बट ना सेंटर से कितना इंक्लाइंड है उसके दोनों एंड कितने एंगल बनाते हैं, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा ये म्यू नॉट है
ये I है इंटू थीटा अपॉन क्या है 4 पाई इंटू आर, ठीक है, जहां पे थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो अभी ना मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ये वाला क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देन विल गो टू अदर क्वेश्चंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू सी, सो ये आपको ना ओ पे फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैं इक्वेशनल टर्म ले रहा हूं, हम बहुत ज्यादा इक्वेशनल टर्म, क्योंकि वैल्यूज एंड ऑल होगा तो आप पुट करके निकाल सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। सो पहला क्या होता है, मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि एंगल बिटवीन देम 30 डिग्री है। तो व्हाट इज माय फर्स्ट टास्क, मेरा पहला टास्क है कि मुझे थीटा का वैल्यू लेना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रेडियन। तो ये 30 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा 30 इंटू पाई बाय 180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 6 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये होगा पाई बाय 6, ठीक है। रेडियन में आपको एंगल आ गया। अब उस फॉर्मूले में क्या होगा, सो B इज इक्वल टू, इट इज व्हाट, म्यू नॉट, इट्स I अपॉन 4 पाई एंड व्हाट्स द रेडियस, इसका रेडियस क्या है, x है, तो आपने लिखा यहां पे x इनटू व्हाट्स द थीटा, थीटा इज पाई बाय 6, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, इट्स म्यू नॉट I अपॉन 6x, सॉरी 6x ने 6 इंटू 4 कितना होगा 24, तो 24x। तो अब आपको करंट अगर पता होगा, रेडियस की वैल्यू पता होगी, तो देन यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे तो उनको ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना। सो अब यहां पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देयर आर टू सर्कुलर कॉइल, है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है, इनका मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर O पे निकालना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लो कि मुझे ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो ना अब ये ऐसे जा रहा है, मतलब यहां पे करंट ऐसे जाएगा, तो करंट इज गोइंग लाइक दिस। आप O की तरफ फिंगर्स को ओपन करो तो ये किधर है, आउटसाइड, तो मतलब दोनों कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। तो यू कैन से B1 एंड B2 दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है। आपको लिख लेना, मैं यहां पर बस इंडिकेट कर रहा हूं। सो अब मुझे वैल्यूज निकालिए, क्या सर्कुलर कॉइल के सेंटर में है, तो पहला जो सर्कुलर कॉइल मतलब B1, तो क्या होगा, म्यू नॉट होगा, देन करंट इज I अपॉन 2 एंड व्हाट्स द रेडियस का वैल्यू 2r1 और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। B2 को ले लेंगे हम लोग, B2 ये म्यू नॉट हो गया, करंट की वैल्यू दोनों के केस में ना मान लो अगर सेम है, तो इफ करंट सेम, सो ये क्या होगा, म्यू नॉट हो गया, I हो गया अपॉन ये होगा 2r2, इट इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फाइनली क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड O क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सो ये क्या हो गया, मैं अभी डायरेक्टली ले लेता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट I और 2 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, एंड व्हाट इज इन द ब्रैकेट 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। इनको ऐड करके मैंने म्यू नॉट I अपॉन 2 को मैंने डायरेक्टली कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 लेफ्ट। अब क्वेश्चन ये कि जैसा मैंने अभी बताया, व्हाट आई सेड कि इफ दे आर गोइंग सेम डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी आल्सो इन सेम डायरेक्शन, बट सपोज दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट फ्लो चेंजेस, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इट वाज गोइंग, फर्स्ट कॉइल वाज गोइंग अप, मींस लाइक दिस ना, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो यू हैव टेकन करंट एलिमेंट लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अब इसके लिए क्या होगा, इस हिसाब से देख लो, यहां पे करंट इज गोइंग लाइक दिस। सो अब अगर मैं O की तरफ निकालूंगा तो इट विल बी व्हाट, इनवर्स। तो फॉर्मूला वही रहेगा ना, B1 का ये रहेगा प्रॉपर, B2 का होगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ओनली द डायरेक्शन विल चेंज। तो ये दोनों अभी सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहे हैं। इफ दे आर नॉट एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डिफरेंस। हमको डिफरेंस निकालना है, बट किसका डिफरेंस, किसके साथ में, B1 B2 में से कौन सा ग्रेटर है, देखो म्यू नॉट I एंड 2 कांस्टेंट, मतलब सेम वैल्यूज है दोनों में, बट R1 एंड R2 फील सी ना, तो कौन सा ग्रेटर है, R1 एंड R2 में से R2 इज ग्रेटर। तो इफ R2 इज ग्रेटर तो विच वन का मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर, तो R2 इज इन डिनोमिनेटर, R1 एंड R2 डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, उसका न्यूमरेटर कम होगा, दिस वैल्यू। सो क्या होगा, इफ R2 इज ग्रेटर देन B1 विल बी ग्रेटर, तो इफ B1 इज ग्रेटर देन B2 इट्स मीन दैट व्हाट, B1 माइनस B2। अब बाकी वैल्यूज कॉमन ले लोगे, म्यू नॉट I2 और यहां पे क्या होगा, R1 माइनस R2। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से करने से पहले ना एक छोटा सा कंडीशन और होता है, बायोट-सावर्ट लॉ का क्या क्राइटेरिया है कि जब भी आप बायोट-सावर्ट लॉ लेते हो, तो बायोट-सावर्ट लॉ में क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि आपने जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, बोल रहे आप जो भी पॉइंट ऑफ स्टडी होगा वो भी देख लो, तो पॉइंट ऑफ स्टडी मैंने वो यहां पे ले लिया, ठीक है। तो पहला जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है बायोट-सावर्ट लॉ में, यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने ले लिया, देन इट्स लाइक ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट ऑफ स्टडी, तो हमने कर लिया ये इमेजिनरी लाइन, तो ये हो गया आपका R का वैल्यू।
जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है इस केस में, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एलिमेंट, एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग। तो अब देखो ना, एलिमेंट भी उसी लाइन पे जा रहा है और लाइन जॉइनिंग भी उसी लाइन पे जा रहा है, करेक्ट। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैंने बाइवोट-सावर्ट लॉ वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, म्यू नॉट आई, ठीक है, ये dl sin 0 अपॉन व्हाट, दिस 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या होगा, ये sin 0 की वजह से पूरे का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंडक्टर, यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड 0 एट पॉइंट O। तो क्या समझ में आ रहा है इस पॉइंट सर में, कि अगर आपके पास कंडक्टर है, if you are having a conductor and if the point of study is along that line only, if the point of study is on that line only, correct, if you extend that line, yeah, if you extend that conductor and point of study is on that line only, then magnetic field because of that conductor will be what, 0। तो जैसे कि अभी मैंने ये ड्रॉ किया है कंडक्टर, अब अगर मान लो यहां पे अगर मुझे स्टडी करना होगा तो इस कंडक्टर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इफ आई हैव टेकन लाइक दिस और मुझे यहां स्टडी करना है, वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि sin 180 के लिए भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट कहां करेंगे और कैसे करेंगे, तो ये देख लो, यहां पे एक ना सेमी सर्कुलर कॉइल है अलोंग विद द स्ट्रेट कंडक्टर, गॉट इट। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है, AB पार्ट है, देन BCD पार्ट है, देन DE पार्ट है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पे। मान लो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I है और जो रेडियस की वैल्यू वो क्या है, R ले लिया हमने। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमको समझ में आ रहा है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, देखो अभी मैं डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखूं तो जैसे अभी ये तो क्लॉक, ये हिसाब से तो क्लॉकवाइज साइड में दिख रहा है ना, ऐसा मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज साइड में कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे। पहले देख लेते हैं AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, D की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इफ यू सी, इफ यू एक्सटेंड AB का लाइन, तो पॉइंट A विल कम ऑन दैट लाइन ओनली, एंड सिमिलरली DE को भी आल्सो इफ यू एक्सटेंड, तो उसका भी क्या होगा, सेम लाइन पे आ रहा है। तो व्हाट डू मीन बाय दैट टर्म, इसका मतलब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना AB पार्ट के लिए क्या होगा, 0 होगा, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कौन से पार्ट के लिए, DE पार्ट के लिए, दैट इज आल्सो व्हाट, 0, गॉट इट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस पार्ट के लिए मिलेगा, सिर्फ BCD पार्ट के लिए मिलेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर BCD पार्ट। अब BCD कैसा पार्ट है, वो है सेमी सर्कुलर, तो म्यू नॉट I अपॉन क्या हो जाएगा, 4R, है ना। आपको करंट पता है, रेडियस की वैल्यू पता है, तो यू कैन गेट मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत सिंपल है ना, करंट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ऐसे। तो आप एलिमेंट में वैसे ले लेते हो, देन यू जस्ट ओपन योर फिंगर टुवर्ड्स O, करेक्ट। तो व्हाट विल हैपन, फिंगर इज टुवर्ड्स द बोथ साइड, मतलब इनवर्ड्स। यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड्स, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सेम क्राइटेरिया है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐड करना है, सेपरेट करना है, क्या करना है। बट सबसे पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि जब आप इस कंडीशन में ले रहे हो तो आपको ना, ये है स्ट्रेट कंडक्टर और वो क्या है, सर्कुलर कॉइल है। दैट टू थिंग्स, वन स्ट्रेट कंडक्टर एंड वन सर्कुलर कॉइल। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, अगर मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह दिया है तो कोई इशू नहीं है, नहीं दिया है तो हम जनरली क्या लेते हैं, देखो स्ट्रेट कंडक्टर का क्या हमारे पास फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और दूसरा क्या फॉर्मूला, इसका क्या फिर sin phi 1 प्लस sin phi 2, ठीक है। ये हमको एक फॉर्मूला मिला। दूसरा क्या है कि अगर आप ना ये phi 1 phi 2 वाला कंडीशन नहीं है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर का हम इमेजिन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A हमने लिया था। तो 2 पाई A मतलब 2 पाई R जो भी है डिस्टेंस की वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टडी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते क्या होता है। तो अब ना यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो स्क्वायर है, तो उसके सेंटर पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके सेंटर पे हेक्सागन टाइप है, ऑक्टागन है, तो उस केसेस में ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। हाँ, तो ये वाला जो होता है नॉर्मल कंडक्टर के केस में होगा तो आपने ये यूज करोगे। नॉर्मल कंडक्टर है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है या फाइंड आउट करना है, तो देन यू यूज दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो है सर्कुलर कॉइल, तो मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, सर्कुलर कॉइल की वजह से। यह C लिखा है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर कॉइल, एंड देन B सब्स्टिट्यूट S इन दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट होगा, करंट का वैल्यू क्या, कैपिटल I है, and then what 2, and what is the radius का value, small r, correct। and what's the formula of straight conductor, straight conductor का म्यू नॉट है, कैपिटल I है, 2 पाई, and what's the value for the
डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट ऑफ स्टडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस r के इक्वल ही है। गॉट इट। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो अगर मान लो कि ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एलिमेंट मैंने करंट को ऐसे सेट किया और ओ की तरफ मैंने फिंगर्स को ओपन किया, तो क्या हो गया, यू कैन सी पाम की तरफ फेस करा आउटसाइड, तो ये हो गया आउटवर्ड्स, तो सर्कुलर कॉइल का हो गया आउटवर्ड्स। क्लियर। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेट कंडक्टर का। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है, आपको पॉइंट ओ की तरफ आपने फिंगर्स को ओपन किया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, तो कोई इशू नहीं। अब ये क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो ओ पे होगा दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड स्ट्रेट कंडक्टर विल बी दिस विल ऐड, सो ये क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस म्यू नॉट आई अप 2πr, क्या क्या कॉमन ले लेंगे हम, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन r, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अपवर्ड। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में करता हूं, क्या होता है ना, कहीं कहीं पे आपको ना यहाँ पे हल्का सा ऐसा ओपन होगा, हल्का सा ऐसा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंडक्टर का ना कंटिन्यूटी ना यहाँ पे ऐसा, तो आपको इमेजिन करना स्ट्रेट कंडक्टर जैसा इमेजिन करना, बट यहाँ पे क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन विल चेंज, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। सो अब ना फॉर्मूला वही हो गया स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर का देखो करंट अभी भी ऐसे जा रहा है, सेंटर पे आप निकाल रहे हो, तो वो क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर का सेम रहेगा, डायरेक्शन वगैरह सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वैल्यू तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सर्कुलर कॉइल का, बट डायरेक्शन चेंज होगा मैग्नेटिक का इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हो गया डाउनवर्ड। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करना, डिफरेंस निकालना, बट क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला वैल्यू ग्रेटर है। देखो सब में वैल्यू सेम है, आप यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर निकालो या आप सर्कुलर कॉइल निकालो, ये वैल्यूज है वो सेम है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, स्ट्रेट कंडक्टर में पाई से डिवाइडेड है, तो अब कोई वैल्यू डिवाइड होगा तो और भी कम होगा, तो इसका मतलब जो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है उसको पाई से डिवाइड करोगे तो स्ट्रेट कंडक्टर का मिलेगा आपको, तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर कॉइल का वो ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, स्ट्रेट कंडक्टर, तब यहां पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, यहां पे माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई। सो ये चीजें बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट इन द सेंस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 देख दिया, ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन। यहां पे आप क्या देखते हो कि अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे निकालना है, पॉइंट ओ पे निकालना है, तो यहां पे दो हमें ना सेमी सर्कुलर टाइप दिख रहा है, एक तो है BEC वाला पार्ट और एक AFD वाला पार्ट, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये नहीं स्ट्रेट लाइन। अब देखते ना स्ट्रेट लाइन को अगर आप रिट्रेस करोगे तो ये पॉइंट वो से पास होगा, AB से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द दिस CD पार्ट, तो आप पहले वो मेंशन कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ AB स्ट्रेट लाइन 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ CD स्ट्रेट लाइन क्या होगा, 0 होगा। हमको मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, सर्कुलर कॉइल की वजह से मिलेगा, जो सर्कुलर कॉइल है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो देख लेते हैं कि जो पहला सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस क्या है, R1 है, सेमी सर्कुलर कॉइल, तो अब मैं निकालूं मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा, स्मॉलर वाला, तो क्या है BED पार्ट। अच्छा ये कंपल्सरी है कि आपने BED ऐसे ही लिखो, आपने B1 B2 करके भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो अभी ये BED है, वैसे B1 भी लिख लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट है, करंट की वैल्यू क्या I है, मतलब करंट दोनों में वो सेम ही करंट फ्लो रहा है, तो कैपिटल I अपॉन ये क्या है 4 होगा, सेमी सर्कुलर कॉइल है, तो 4 हो गया, रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, R1 हो गई। हाँ BED वाले पार्ट के लिए हम देख लेते हैं AF वाले पार्ट के लिए, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फॉर AFD वाला पार्ट, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड 2 लेना है तो ले सकते हो, इट्स व्हाट म्यू नॉट, करंट सेम है, अपॉन क्या 4R2 हो जाएगा। गॉट इट। अब अगर मैं एक चीज देखो, डायरेक्शन का मुझे देखना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये केस में क्या होता है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, फाइन, करंट ऐसे जा रहा है, तो आप O की तरफ फिंगर्स को ओपन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड, तो आउटवर्ड्स। अब अगर ये पर्टिकुलर पार्ट में अगर आप देख रहे हो, ये पार्ट में ना यहाँ पे करंट इज गोइंग लाइक दिस, करेक्ट। अब अगर इस साइड में O की तरफ ओपन करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इनवर्ड्स, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब प्रॉब्लम है मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है मैग्नेटिक फील्ड की। आई टेक R1 एंड R2 इज ग्रेटर, करेक्ट, डायग्राम्स आपको दिख रहा होगा।
तो R2 ग्रेटर है तो इसके लिए उसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, R1 लेसर है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मान लो यूनिटी का 1 एंड 2 वाले हिसाब किताब से मैं ले लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो 1 का होगा वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू 2। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O? ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड 2 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, B1 का वैल्यू क्या होगा बॉस पे, B1 का वैल्यू है म्यू नॉट। अगर मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूं, देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 दोनों केस में, ये क्या होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। गॉट इट? अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां पे इन्होंने ना कोई स्पेसिफिक ऐसा कंडीशन दिया नहीं है कि सेमी सर्कुलर वगैरह वैसा नहीं दिया इन्होंने। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, वो मैं दे देता हूं। यहाँ पे एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा होने के बाद यहाँ पे दो सेमी सर्कुलर पार्ट हो गए, एक तो PQ हो गया, सेमी सर्कुलर मतलब सर्कुलर पार्ट हो गया, मतलब पार्ट ऑफ सर्कल, और ये SR। अब मैं ये PS वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और QR वाले का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये पॉइंट ऑफ स्टडी से पास होंगे, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो PS पार्ट एंड QR पार्ट के लिए 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द PS पार्ट 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर द QR पार्ट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज ये दो कंडक्टर है ना कमिंग अलोंग द लाइन, इनका लाइन हो गया दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, सो पॉइंट O इज अलोंग द लाइन, तो इसके लिए उसमें क्या करना, हमें 0 ले लेना। नाउ सर्कल, ये जो सर्कल का जो पार्ट है PQ एंड SR, तो इसमें क्या होगा, ऐसे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर? तो हमने क्या किया कि मान लो कि चलो ठीक है, PQ वाली वैल्यू को मैंने 1 ले लिया और इस वाले वैल्यू को मैंने 2 ले लिया समझने के हिसाब से, तो मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड 1, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 क्या होगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से म्यू नॉट हो गया, I हो गया, अपॉन क्या हो गया, और ये थीटा का वैल्यू तो सेम रहेगा दोनों केस में, ठीक है, अपॉन क्या होगा 4 हो गया, पाई हो गया। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर द रेडियस, आप अगर PQ वाले पार्ट के ले रहे हो तो रेडियस की वैल्यू A हो गई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी देख लेते हैं। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा अगर ओपन करोगे O की तरफ, इट्स कमिंग आउटसाइड, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आउटवर्ड्स। अब हम देख लेते हैं B2 वाले पार्ट के लिए, B2 वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट B2, तो B2 वाले पार्ट के लिए म्यू नॉट वैसे होगा, करंट का वैल्यू सेम है, कनेक्टेड कॉइल ना, तो करंट की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी, इनटू थीटा भी सेम है दोनों उसके लिए भी, तो ये क्या होगा 4 पाई हो गया, एंड व्हाट्स द रेडियस ऑफ दैट पार्ट, उसका रेडियस हो गया B। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप ऐसे भी समझना तो देख सकते हो ना, ये लेफ्ट में जा रहा है और ये राइट में जा रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटसाइड, आउटवर्ड। और अगर इसके लिए लोगे तो ये वाले पार्ट के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो होगा इनवर्ड्स। सो अब क्या होता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर है, जब सब कुछ सेम है तो जिसका रेडियस स्मॉलर होगा वो ग्रेटर होगा। तो अब जैसे ना B रेडियस इज ग्रेटर देन A, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना B B2 को रिप्रेजेंट करता है, A B1 को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब B1 का मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट पे क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड अपन स्मॉलर मैग्नेटिक माइनस स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या कॉमन होगा, म्यू नॉट I थीटा 4 पाई कॉमन होगा, तो हमने म्यू नॉट को कॉमन ले लिया, I को कॉमन ले लिया, अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लिया, थीटा को भी कॉमन ले लिया, एंड व्हाट इज इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में 1 अपॉन B1 का रेडियस A है और इसका B है, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, कोशिश करने की जरूरत है। लॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अभी आप कंडक्टर दिया है, फॉर एग्जांपल कंडक्टर इन्होंने ऐसे बना के दे दिया, ठीक है, और जिस पर्टिकुलर पार्ट पे कंडक्टर नहीं है ना वहां का उन्होंने एंगल दे दिया, तो जैसे अभी एंगल अगर मान लो 90 है, ठीक है, ऐसा कंडक्टर, और ये तो पास होकर सेंटर से जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मिलेगा आपको, तो ये 90 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, रिमेनिंग एंगल होगा 270 हो गया ना एक हिसाब से। तो अब अगर थीटा का वैल्यू 270 है तो क्या करोगे आप, 270 ये डिग्री है, 270 इंटू पाई बाय क्या होगा 180, तो 9 2 जा एंड 9 3 जा, तो क्या होगा 3 पाई बाय 2। वो 3 पाई बाय 2 की वैल्यू को क्या करोगे आप, ये फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे, फिर सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि रेडियस एंड ऑल तो आपको डिटेल दिया होगा, आपको करंट की वैल्यू दी है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।